बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान के पाकिस्तान मुखालिफ और अफवाज पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। पाकिस्तान मुखालिफ और अफवाज पाकिस्तान मुखालिफ इमरान खान के बयान दर बयान आते चले जा रहे हैं और अभी फैसलाबाद के जलसे में जिस किस्म का बयान उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से दिया, इंतहाई गैर जरूरी और गैर जरूरी से बढ़ के इंतहाई काबिल मसम्मत और एक तरह से पाक फौज के अंदर तकसीम और तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ था ये बयान। यही वजह है कि आज ISPR ने अफवाज पाकिस्तान का जो तर्जुमान इदारा है, तर्जुमान विंग है, उसने बड़ा शदीद और बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है इमरान खान के इस बयान पे। और पहली बार है जहां तक कम से कम मुझे याद पड़ता है कि ISPR ने कभी भी किसी सियासतदान का नाम लेके या उसकी डेजिग्नेशन को वाजे करके इस तरह से प्रेस रिलीज या इस तरह से बयान नहीं दिया होगा, जितनी कम से कम मेरी याददाश्त काम करती है। सो बड़ा सख्त और बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है अफवाज पाकिस्तान ने, खासतौर पर पाक फौज ने, और कहा है कि इमरान खान के इस मुतनाज़िया बयान को लेके, इस गैर जरूरी काबिल मसम्मत बयान को लेके पाक फौज के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और बिल्कुल दुरुस्त बात की है ये ISPR ने। इसके अलावा आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से एक आईनी तरीका कार मौजूद है। समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब आखिर आर्मी चीफ की तैनाती और तकर्री के हवाले से मामले को जलसों में क्यों लेकर आ गए हैं। ये पहली बार नहीं है कि वो अफवाज पाकिस्तान को इस तरह खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि चैलेंज करना तो एक शायद मामूली लफ्ज होगा, इस तरह से खुलेआम वो बदनाम करने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी वो बहुत कुछ कह चुके हैं जिसके बारे में हमेशा दरगुजर से काम लिया जाता रहा है इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और रियासत की तरफ से उमूमी तौर पर। इससे पहले वो न्यूट्रल्स का एक खिताब दे चुके हैं ढके छुपे अल्फाज में, कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक, कभी हलाकू खान, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया। ये किसी भी पाकिस्तानी की समझ से कासिर है कि आखिर इमरान खान साहब का मकसद क्या है, वो क्यों अफवाज पाकिस्तान को, खासतौर पे पाक फौज को बार बार सियासत में घसीट रहे हैं। और जब आप एक सियासी जलसा कर रहे हैं तो आप अपने सियासी बयानिए को लेकर आगे बढ़िए, जो कि एक मुनासिब तरीका है। आप क्यों उन मामलात के अंदर घुस रहे हैं, आप क्यों उन मामलात को छेड़ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के नाजुक हसास मामलात हैं, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़े हुए हैं, दुनिया भर में कहीं देखने में नहीं आता। आप अपने हमसाया ममालिक की मिसाल ले लीजिए, भारत में कहीं पर ऐसे देखने में नहीं आता। वहां पर भी सियासतदानों के इख्तिलाफात रहते हैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन किसी भी सियासतदान की तरफ से आपको सियासी जलसे के अंदर नाम लेके अपने किसी भी कौमी सलामती या दिफा के इदारे के सरबराह का नाम लेके किसी भी किस्म की इस तरह की कैंपेन, इस तरह की मजमूम कोशिश और एक साजिश आपको नजर नहीं आती। तो आखिर क्या वजह है कि इमरान खान इस किस्म के बयानात दे रहे हैं और अब जबकि वो आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़िया बनाने की एक कमजोर सी कोशिश कर रहे हैं, तो इससे उनका मकसद क्या था। ISPR का शदीद रद्द अमल, हुकूमत इत्तेहाद ने भी शदीद रद्द अमल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको शदीद कंडेम किया है। कल फेडरल कैबिनेट का सेशन हो रहा है जहां पे इमरान खान के बयान का जायजा लिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फेडरल कैबिनेट इमरान खान के इस बयान पे कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि इससे पहले इन्हीं के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज के लिए एक बयान दे चुके हैं पाक फौज में तकसीम, तफरीक, पाक फौज में बगावत क्रिएट करने के हवाले से, और उसका नतीजा वो भुगत रहे हैं कानूनी कार्रवाई की सूरत में। तो क्या फेडरल कैबिनेट कल इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का इंदिया या कोई उसके बारे में फैसला कर सकती है? एक तो ये सवाल है जिसको प्रोग्राम में आज उठाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वजाहत तो सामने आ रही है, पूरी की पूरी PTI की जो सियासी जमात है वो वजाहत देने में जुट गई है, लेकिन अभी तक जब तक कि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, खुद इमरान खान की तरफ से ना तो वजाहत आई है अपने इस मुतनाज़ा बयान की, ना ही उन्होंने माफी मांगी है, बावजूद इसके कि इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी जो कि अब सदर मुमलिकत हैं, उनका एक बड़ा अहम बयान आया है। उन्होंने इस बयान से इमरान खान के न सिर्फ ला ताल्लुकी का इजहार किया है बल्कि इसकी नफी भी की है, और साथ ही ये भी कहा है कि इमरान खान खुद इस बयान की वजाहत है। और आपको मालूम है कि सदर मुमलिकत वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं तमाम आर्म्ड फोर्सेस के, तो इस हवाले से उनका बयान जो है बिल्कुल जायज बनता भी था।
लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के बिहाफ पे वजाहत देने के साथ साथ ये भी कह रही है कि देखें जी, जो माजी में बयानात आते रहे जिसको सामने लेके वो नवाज शरीफ के, मरियम नवाज साहिबा के, आसिफ जरदारी के और दीगर सियासी रहनुमाओं के बयानात ला रही है, तो उनका मकसद ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये सवाल उठाना कि इमरान खान का बयान माजी के इन बयानों से मुख्तलिफ नहीं है। तो इसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। ये वो सारे इश्यूज हैं जिन पे सवाल जवाब करेंगे आज प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं जनाब आसिफ किरमानी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सीनियर सरकर्दा मरकजी रहनुमा सेनेटर हैं जनाब निसार खोड़ो साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफी हैं और तज्जियाकार हैं। जनरल रजा मोहम्मद खान साहब, पहला सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी। किस कदर शदीद गम और गुस्सा है पाक फौज में इमरान खान के, साबिक वजीर आजम के, पीटीआई के सरबराह को इस बयान को लेके, और क्या आप समझते हैं कि कल फेडरल कैबिनेट का सेशन होने जा रहा है? मजम्मतें तो आज बहुत हो गई, ISPR का भी एक बयान सामने आ गया, हुकूमत इत्तेहाद की मजम्मत सामने आ गई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के इस पर्टिकुलर बयान के बाद और गिवन दैट कि उनकी एक हिस्ट्री है जो मैंने सामने वाजे भी कर दी, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए? जनरल रजा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको बताता चलूं कि अफवाज पाकिस्तान की जो ओथ ऑफ एलिजियंस है वो PMA में जब कमीशन लेते हैं तो उसमें रियासत पाकिस्तान से वफादारी का जिक्र होता है और ये जिक्र होता है कि वो ईमानदारी और वफादारी से पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और वो पाकिस्तान के वफादार होंगे। तो मेरे ख्याल में चाहे वो कोई कोर कमांडर हो, जिस तरह आपको पता है कि 9 कोर कमांडर्स होते हैं और हर एक की मेरे ख्याल में 37 to 38 ईयर्स तक उनकी सर्विस होती है और उन्होंने कई बार रिपीटेडली पाकिस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट, वफादारी का उन्होंने प्रूफ पेश किया होता है। तो उनको मेरे ख्याल में किसी से पैट्रियाटिज्म का सर्टिफिकेट लेने की हरगिज जरूरत नहीं है और ये कहना कि अगर कोई पैट्रियाटिक है या कोई स्ट्रांग है तो वो आके जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा तो वो गलत है। इसलिए अगेन कि उसी ओथ में जिक्र होता है कि अफवाज पाकिस्तान टोटली एपॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है और ये मैंडेट उनका ये है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो हमेशा से उनको सपोर्ट करती आ रही है। तो ये एक तो क्लैरिटी आनी चाहिए उसमें। प्लस इसमें जो सिलेक्शन होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो एब्सोल्युटली सिर्फ कॉम्पिटेंस और मेरिट के ऊपर होती है, वो सीनियरिटी के ऊपर भी नहीं होती है और इदारों के की तरह। तो ये भी मेरे ख्याल में इनको शायद मालूम था, लेकिन उन्होंने इस तरह के बयानात दिए और ऐसे टाइम पे दिए जबकि अफवाज पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में ब्लड रिलीफ ड्यूटीज में वो मसरूफ है। बहुत सारे लोगों ने, हमारे सीनियर लीडरशिप की जान भी गई है उसमें। तो इससे मेरे ख्याल में पूरी जो हमारी सिलेक्शन सिस्टम है, जो सीनियर लीडरशिप है, उसको मेरे ख्याल में डिफेम किया गया है और इससे मेरे ख्याल में खुद PTI के जितने भी अगर जो उनकी सीनियर लीडरशिप है उनको अपने आप को डिसोशिएट करना चाहिए। उनको मेरे ख्याल में अपने चेयरमैन को बताना चाहिए कि इस तरह के बयानात से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। खुद शायद PTI वो तो इसकी वजाहतें दे रहे हैं जनरल साहब, वो तो इसकी वजाहतें दे रहे हैं कि जी ये नहीं, ये कहा था और देखिए फलां ने भी ये कहा था, किरमानी साहब की जमात ने भी कहा था, खोड़ो साहब की जमात ने भी कहा था। लेकिन बिफोर आई गो टू द अदर पार्टिसिपेंट्स, मैं जो सवाल आपसे करना चाह रही थी कि क्या आप समझते हैं कि इस बयान के बाद इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, कोई लीगल एक्शन बनता है? जनरल रजा साहब देखिए, बात यह है कि जो पैका ऑर्डिनेंस है, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 2021 जो कि PTI गवर्नमेंट ने पास करवाया था, उसमें इंस्टीट्यूशन को डिफेम करने के लिए पर्टिकुलरली उसका जिक्र किया गया है क्योंकि जो मौजूदा कानून है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है और उसकी जो पनिशमेंट वगैरह है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो उनको पैका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में उसको बढ़ाया गया है और उनको नॉन बेलेबल करार दिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो है कहा है कि ये
गवर्नमेंट को वापस कर दिया, उन्होंने कहा कि इसको रिकंसिडर करें। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया और उसको फौरन, उनके पास मेजॉरिटी है, उसको लागू करना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद सेकेंडली ये है कि देखिए अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसकी लिमिट्स है, और इस लिमिट्स को क्रॉस किया गया है, और मेरे ख्याल में उसके जो भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपरकशन है तो उसके ऊपर गौर जरूर होना चाहिए। राइट जनरल रजा, आई कम बैक टू यू अगेन। सेंटर आसिफ किरमानी साहब, जो इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में बात की है आपकी जमात पे, आपकी जमात के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में ये तासुर है या उनके बारे में ये इल्जाम तो लगाया जाता है कि वो हमेशा से अपने फेवरेट जो हैं आर्मी चीफ को पिक करने की कोशिश करते रहे हैं और इसी वजह से उनके फौज के साथ ताल्लुकात खराब रहे, क्योंकि फौज एक डिसिप्लिन के तहत चलता है, किसी पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के तहत नहीं चलता। तो इमरान खान शायद इसी तरफ हवाला दे रहे थे कि आप लोगों की एक मुस्लिम लीग नून की एक सियासी हिस्ट्री रही है या आपकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस की एक हिस्ट्री रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो फिर गलत तो नहीं लगता इमरान खान का बयान। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि आप लोगों के भी तो बयानात हैं, मरियम नवाज साहिबा का बयान है, नवाज शरीफ साहब के बयान है, आप लोग सिटिंग सर्विंग जो आर्मी की क़यादत है उस पर बात करते रहे हैं। तो किरमानी साहब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप इन बयानात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गरीदा बीबी। मैं इसमें ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, किसी भी आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, नंबर वन। जैसे अभी आपके एक मोहतरम गेस्ट ने भी फरमाया कि उसमें मेरिट देखा जाता है और मेरिट पर होता है। माजी में जितनी भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने अगर जो अपॉइंटमेंट्स की वो प्योरली मेरिट बेसिस पे की। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दूसरा जो आपने जो असल इशू है इस मुल्क का जो अब आज अलमिया है, जो कि देखिए पाकिस्तान के खिलाफ रोज अव्वल से हमारा एक अजली दुश्मन है भारत, वो साजिशें करता है और हमेशा भारत की ये कोशिश रही। मैं बड़ा हो रहा था, 1965 की जंग भी देखी, 71 की जंग भी देखी, कि भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को दो तरफ से उस पर हमला किया जाए। एक कि उसकी मईशत को कमजोर किया जाए और इंटरनेशनल फोरम पे वो पहले दिन से ये काम करता है। दूसरी उसकी हमेशा ये कोशिश रही, जिसमें वो अब तक नाकाम हुआ है और इंशाअल्लाह नाकाम रहेगा, कि पाकिस्तान की फौज को किसी तरह कमजोर किया जाए और इसको तकसीम किया जाए। क्योंकि देखिए पाक फौज हमें गिले हो सकते हैं, हम यही कहते थे ना कि आइन और कानून की हद में रहे हर इदारा, तो वो तो फौज ने खुद एक्सेप्ट किया कि जी हम ए पॉलिटिकल हैं। इमरान खान साहब का तो एक बकायदा एक बड़ा दावा करते थे कि जी मैं क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाया। अब जब यहाँ एम्पायर न्यूट्रल हो गया तो आप कभी उसको मीर जाफर कह रहे हैं, कभी मीर सादिक कह रहे हैं, कभी जानवर कह रहे हैं, और अब तो देखिए हद हो गई कि आप बैक वक्त पाकिस्तान पर, पाक फौज पर जो हमारी सालमियत की मुहाफिज है और अदलिया, आप उस पर चढ़ दौड़े, हमलावर हो गए पकड़ के। तो ये बातें अगर तो कोई पाकिस्तान का दुश्मन करे तो हमें समझ आती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी शनाख्त जिसको पाकिस्तान ने, आज वो कहता है मैंने वर्ल्ड कप जीता, मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा भाई, वर्ल्ड कप जीता आपने जो भी, हमारे तो गले पड़ गया ये वर्ल्ड कप। मैं तो कहता हूं किसी तरह अगर ये 1992 का वर्ल्ड कप कहीं वापस करके जान छुड़ा ली जाए। यानी आप देखिए कि आपका माजी देखिए क्या है कि अब 2014 से शुरू होते हैं, आप धमकियां देते हैं, ओए नवाज शरीफ मैं तेरे गले में रस्सी डालूंगा, ओए आईजी मैं तुझे फांसी पे लटकाऊंगा, ओए फलां मैं ये करूंगा। किसी ने इस शख्स को चेक नहीं किया, रोका नहीं, बल्कि इनकरेज किया गया। और आज ये सूरत हाल है कि ये वो मस्त हाथी है जो अपने ही इदारों पर चढ़ दौड़ा है। मैं समझता हूं कि इसमें ये रद्द अमल में मैं नहीं बिलीव करता। इमरान खान ने हदूद तजावज नहीं की हैं, हदूद पामाल की हैं, उसने इदारों की तौहीन की है और इसके खिलाफ भी अगर हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। मैं तो यही कह सकता हूँ। क्या और मैं कह सकता हूँ किरमान साहब, दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट यू कि आप बिल्कुल दिल खोल के खरी वाजे बात करते हैं और आप आईना दिखाते हैं अपनी ही गवर्नमेंट को। इसी कानूनी कार्रवाई वाले मामले पे किरमानी साहब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। निसार खोड़ो साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लॉजिक प्रोवाइड कर रही है, एक रीजनिंग प्रोवाइड कर रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी तो वो एक बयान था ना, खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, आपको याद होगा। उस बयान के बाद भी ISPR का एक बड़ा शदीद रद्द अमल आया था। तो आसिफ जरदारी का वो बयान, क्या वो खतरनाक नहीं था? क्या वो इदारों के खिलाफ नहीं था? क्या वो अफराद के खिलाफ नहीं था? क्या वो कोर कमांडर्स के खिलाफ नहीं था? सो उसमें और इमरान खान के बयान में आप लोग क्यों फिर अपने आप को आप लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, इमरान खान का आप गला दबा रहे हैं? देखिए जी, जरदारी साहब ने कहा था, तकरीर करते हुए उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने भी इजहार ख्याल किया आर्मी के रोल पर। जरदारी साहब प्रेस इन कॉन्फ्रेंस सब का मकसद ये था कि हम, नहीं मैं समझता हूं जलसे में कहा था, नहीं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सवाल नवाज हुआ शरीफ था। साहब ने चले वो, आगे चले। खैर जो भी है, मैं पता नहीं क्या कह रहा था, आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी। नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों और सियासी लीडर हों, जो भी लीडर हों, उन सब का कहना और मानना ये है कि सियासत में फौज को नहीं आना चाहिए। ठीक। ये इमरान खान है जिसने आर्मी के खिलाफ लोगों को बोलने पर मजबूर किया, क्योंकि इसने हमेशा शुरू दिन से आके ये कहा कि हम एक पेज पे हैं, वन पेज पे हैं, रोजाना तोते की तरफ बोलता था, वन पेज। जो गलत बराबर फैसले किए उसमें आर्मी को उसने मुलविस करके किया। ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता। कभी सुना आपने किसी के से ये आर्मी हमारे साथ है? भाई आर्मी को तो पाकिस्तान के साथ रहना है, आर्मी को तो गवर्नमेंट की सपोर्ट में उसमें चलना है, आइन के तौर पर जो भी हुक्म है आईनी हुकूमत का वो मानना है। तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि हमारे साथ हैं। इसने आर्मी को टारगेट पे ले आए। कभी जरदारी साहब ने कुछ कहा होगा, कभी नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो काबिले भरोसा बंदा नहीं है। इसने खुद बाजवा साहब को 3-4 साल की एक्सटेंशन दी थी, इसने दिलवाई थी। इसने दूसरी पार्टियां तो सामने आ गई, उन्होंने वोट दे दिया अपनी जगह पे, लेकिन मूव तो इमरान खान ने खुद ने की थी। तो वो काबिले भरोसा नहीं है कि कल उसको तुम आर्मी की एक्सटेंशन देते हो, आज तुम उसको जानवर कह रहे हो। क्या किया उन्होंने? सिर्फ ये कहा भाई हमारे सियासत में हमारा वास्ता नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक। तुम जानो तुम्हारे काम जाने में आर्मी ने क्या गलत किया? यही तो सारी कौम चाहती है। ठीक। अभी तुम उनके तकरीर पे कह रहे हो, उनको तुम उनकी मलाइन कर रहे हो, उनकी क्रेडिबिलिटी को मलाइन कर रहे हो। भाई तुमने क्यों दी? तुमने भी तो अपनी मर्जी दिखाई एक्सटेंशन की, क्यों दी? अगर कल को कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने नाम आएंगे, मेरिट पे नाम आएंगे, उसमें से चूज कर सकता है। भुट्टो साहब ने किया, नवाज शरीफ साहब ने किया, बेनजीर साहबा का अगर आप देखें तो 1988 में उन्होंने असलम बैग को जारी रखा। असलम बैग को आखिर में जाके मेडल दिया कि भाई तुमने जमहूरियत को इधर उधर नहीं किया, जमहूरियत को चलने दिया। जमहूरियत को चलने के लिए ही हम सारे सियासतदान काम करते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत ही चलेगी, कोई और निजाम नहीं चल पाया। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान झिल्लाया हुआ है, झिंझिलाया हुआ है। उसकी जितनी बेइज्जती हुई है, वो एक पहला प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का जिसको उसकी अपनी असेंबली ने उसको निकाल के फेंक दिया। ये झिल्लाया हुआ है, ये अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है कि जी मैं बढ़ के बोलूंगा तो मेरे से कोई बात करेगा, मैं बढ़ के बुरा बुरा कहूंगा तो मेरे से कोई बात करेगा। मैं इसके अलावा इमरान खान की कोई बात को समझ नहीं रहा कि हर एक चीज उसको मलियामेट करनी है जब तक उसको इक़्तिदार मिले। इक़्तिदार मिले तो सब ठीक है, इक़्तिदार मिले तो बाजवा भी अच्छा है। ठीक है। खोड़ो साहब, आपने बड़े सख्त तरीके से मजम्मत कर दी इमरान खान के बयान की, लेकिन हुकूमत आपकी पार्टी की है, आप लोग क्या करेंगे ये आगे चल के सवाल आपसे करूंगी। कमिंग टू यू सलीम बुखारी साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर कि आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं हमें। सर, आपको नजर क्या आता है कि इमरान खान साहब के अफवाज पाकिस्तान मुखालिफ बयान दर बयान मुसलसल जारी हैं? आपको मकसद नजर क्या आता है इमरान खान का, सलीम बुखारी साहब, और खासतौर पर जो ये अभी ताजा हालिया मुतनाज़िया बयान आया है, इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया आपका गरीदा। मैं शुरू करूंगा जो जनरल रजा साहब जो बात फरमा रहे थे जी।
وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دے یا اس طرح کی بات کرے. کاش وہ یہ بات خان صاحب کو بھی سمجھا پائیں کسی طرح سے، کیونکہ یہ تحفہ جو ہے قوم کو بخشا انہوں نے ہی تھا. اس سے کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ لاڈلے صاحب جو ہیں وہ اس قوم کو لاحق ہوئے تھے، اس لیے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو الیکشن جتوا کے اور ایوان اقتدار تک پہنچایا تھا. دوسری بات ان کی کہ پیکا آرڈیننس جو ہے اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. کیوں؟ کورٹ مارشل کائے کے لیے ہوتا ہے؟ کیا فوج کے خلاف اکسانے کے اوپر کورٹ مارشل نہیں ہوتا سویلینز کا؟ یہ قوم کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ ڈریں اور لیڈرشپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈریں، تو یہ خود کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ خود بھی تو ایکشن انیشیٹ کرنا چاہیے جو ان کا حق ہے. بڑی کھری اور بڑی زبردست باتیں آپ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کا کورٹ مارشل کروایا جا سکتا ہے یا کروایا جانا چاہیے. جی میں اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سارا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہماری ملٹری ایلیٹ کو ہے. اس لیے کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. جب وہ کہتے تھے نا موسم پوچھے ان سے کہ کیسا ہے تو وہ کہتے تھے ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں. ان سے پوچھیے جناب بازار میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، وہ کہتے تھے جی موسم ایک سا ہے. جناب آپ کل کیا کر رہے ہیں؟ جناب ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں. تو اس وقت روکنا چاہیے تھا کہ جناب یہ آپ اپنی غلطیاں اور اپنے غلط فیصلے ہمارے نام پر نہ ٹوکیں. اس وقت تو کوئی بولا نہیں ہے. اور اب امتحان پاکستان کی ملٹری ایلیٹ کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ جو حدیں انہوں نے کراس کی ہیں، جو ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے، اس کے اوپر کوئی پوچھے گا انہیں کہ نہیں. حکومت تو کر لے گی فیصلہ، پھر وہ عدالتیں اٹھا کے پھینک بھی دیں گی. اس طرف تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ نے کہا الزام لگاتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، نواز شریف نے بھی یہی کیا تھا، یہ غلط بات ہے. نواز شریف نے چنا تھا مشرف کو. کیا کیا مشرف نے نواز شریف کے ساتھ؟ مشرف نے چنا تھا جنرل باجوہ صاحب کو. کیا ہوا نواز شریف کے ساتھ؟ تو یہ بالکل بے معنی بات ہے. لاڈلے صرف یہی تھے پوری پاکستان کی تاریخ میں، اور سب سے بڑے دشمن پاکستان کی فوج کے بھی وہ یہی ہیں. بخاری صاحب بڑی کھری اور بڑی زبردست باتیں آپ کر رہے ہیں. آخری بات سن لیجئے. اور جو پاکستان کی افواج نے دو کامیاب آپریشن کیے تھے، آپریشن ضرب عظم اور آپریشن رد الفساد، جتنا ریڈیکیول اس کو عمران خان نے کیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ وہ شہادتیں تو چھوڑے، جانوں کا ضیاع تھا. وہ جنگ تھی امریکہ کی. یعنی جتنی قربانیاں تھی پاکستان کی فوج کو، یک جنبش قلم اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے. کوئی نہیں بولا، کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوئی. تو پھر بھگتے نا، پھر بھگتنا بھی آپ نہیں ہے، بھگت رہے ہیں. سر مجھے معذرت کے ساتھ ایک بریک لینی ہے. سر معذرت کے ساتھ ایک بریک لینی ہے، واپس آ کے آپ کا جواب مکمل کرتے ہیں. کھوڑو صاحب بھی آپ کی تائید کر رہے ہیں اور بڑا آپ کا جواب جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے جواب میں سوالات ہیں وہ رضا محمد خان صاحب سے کریں گے، اور کھوڑو صاحب بھی موجود ہیں، آصف کرمانی صاحب بھی موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی بخاری صاحب آپ کا جواب رہ گیا تھا، اگر رہ گیا تھا تو مکمل کر لیں یا پھر میں جنرل رضا صاحب کی طرف چلی جاؤں. میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ فوج کے سربراہ کے انتخاب کا ایک طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں طے ہے. ٹھیک. 3 ناموں کی یا 4 ناموں کی ایک سمری بنتی ہے جو چیف انیشیٹ کرتا ہے، جو پرائم منسٹر کو جاتی ہے، پرائم منسٹر اس میں سے سلیکٹ کرتا ہے، پریزیڈنٹ اس کے اوپر نوٹیفکیشن کا آرڈر دیتا ہے. اس میں یہ جو خان صاحب میرٹس لے آئے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ کیا بغیر میرٹس کے پاکستان کی فوج میں کوئی لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ پہنچ سکتا ہے؟ اور مجھے یہ بھی وہ بتائیں کہ ان پروموشنز کے لیے آپ کا محب وطنی کا سرٹیفکیٹ کیوں چاہیے؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ انہونی کر کے حکومت کو تو امپورٹڈ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ ہے، بٹ دس ایجنڈا از آلسو امپورٹڈ. دس از ناٹ پاکستان's ایجنڈا، دس از انڈین ایجنڈا، دس از اسرائیلی ایجنڈا، دس از امریکن ایجنڈا. He has to be held responsible for acting on these agendas، کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کی تضحیق کر کے، اس کو کنٹروورشل بنا کے، جو دنیا کے اندر پریٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل کے بارے میں، ان کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مودی اور نیتن یاہو وہ کچھ کر سکتے ہیں جو خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं और यहाँ पे एक चीज मैं जरूर रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगी बिफोर आई गो टू जनरल रजा साहब, और जनरल रजा साहब इसको डेफिनेटली एंडोर्स करेंगे, इसकी तस्दीक भी करेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल्स के रैंक पे जो तकर्रियां होती हैं, जो तैनातियां होती हैं, वो भी वजीर आजम की मंजूरी से, वजीर आजम के सिग्नेचर से होती हैं। सो इसमें बहुत से कोर कमांडर्स, बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल्स ऐसे हैं कि जिनकी तकर्री तैनाती इमरान खान के ही दौर में बतौर वजीर आजम हुई होगी या हुई है, जिनकी अब काबिलियत पे और हुब्बुल वतनी पे और बाकी चीजों पर वो सवाल उठा रहे हैं। जनरल रजा साहब, इसके हवाले से एक तो कमेंट कर दीजिएगा, आई एम श्योर आप इसको एंडोर्स करेंगे, आप इसको बिल्कुल दुरुस्त मानेंगे। दूसरा, सलीम बुखारी साहब ने बड़ी खरी खरी बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, उनका क्रक्स ये है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। अच्छा देखिए, बुखारी साहब की अपना एक व्यू पॉइंट है, लेकिन मैं इतना इस पे कहना चाहूंगा कि 2018 के जो इलेक्शंस थे, मैं समझता हूँ कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, और उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है, और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ना पहले कोई फेवरेट थे जिसको उन्होंने लाडला कहा, और ना आइंदा कोई रहेंगे। साथ साथ ये मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, इस तरह की जो बातें हैं, उसमें जो कोर्ट मार्शल ऑफेंसेस हैं, वो डिफरेंट नौइयत की हैं, और यहाँ पे जो डिफेमेशन लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं। उसके साथ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो साथी हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को बगावत पे उकसाने की कोशिश की, तकसीम करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान के जो सेडिशन लॉज है उसका वो एप्लीकेबल होते हैं, और सेडिशन लॉज तमाम दुनिया में है और वो बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं, तो वो उसका अतलाक उसके ऊपर होता है। अच्छा, साथ साथ ये मैं कहता चाहूँ कि देखें, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में सारी कौम को दुख पहुंचाए। एक उन्होंने बयान दिया था ये एनसीएम के कामयाबी के बाद कि अगर पाकिस्तान पर पीटीआई के अलावा किसी और की हुकूमत हो तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता उसको न्यूक्लियर बॉम्ब मारना चाहिए। देखिए, वो खुद नेशनल कमांड अथॉरिटी के चेयरपर्सन रहे हैं, तो इस तरह का बयान जो है मेरे ख्याल में सबको जो है हैरानी हुई है कि इस तरह के बयान क्यों आया। साथ ही अगर वो आर्म फोर्सेस को बार बार जो है वो इस बात की दावत देते हैं कि वो आए और प्रैक्टिकली फिजिकली वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है। माजी में जो नेशनल एक रोल दिया गया था वो खत्म किया गया है और अभी उनका रोल नहीं बनता। IMF का जो प्रोग्राम था वो आपने देखा, उसके ऊपर जो ऑडियो लीक थी उसमें कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो एक बहुत सीरियस इशू था। उसमें आर्म फोर्सेस के अलावा मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों को बहुत ताज्जुब हुआ और उनको बहुत अफसोस भी हुआ। साथ ही देखिए, ये इनके जो साइबर वॉरियर्स हैं उनका बड़ा एक एक्टिव रोल है अदारों का इमेज खराब करने में, उनके ऊपर इल्जामात लगाने में, उनको डिफेम करने में। और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अब जो FIA की इंक्वायरी हुई थी उसमें साबित हुआ है कि 8 से 10 फेक अकाउंट जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए थे, चाहे वो फेसबुक के थे, ट्विटर से थे या यूट्यूब के थे। इसी तरह कोई 33 और अकाउंट फॉरेन अकाउंट्स थे क्योंकि PTI के जो है ना नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे। तो PTI की लीडरशिप को चाहिए कि इस तरह के मामलात का वो नोटिस ले। लेकिन सर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई थी ना सर, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, उसने क्लीन चिट दे दी थी। उसने कहा जी किसी भी सियासी जमात का इसमें कोई नहीं मिला एलिमेंट, ये इनफरादी अमल था। तो ये भी सर एक क्वेश्चनेबल चीज है ना कि आप लोगों ने पहले कहा कि जी PTI के लोग, लेकिन बहरहाल ये अभी डिबेट से हम लोग हट जाएंगे। मैं किरमानी साहब की तरफ जरा जाना चाहूंगी। किरमानी साहब, आई नोटिस्ड कि जब 2018 के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने की बात की जनरल रजा साहब ने, तो आपने उसमें नफी का इनकार किया। इस पे आप एक कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, जो कानूनी कार्रवाई की आप बात कर रहे थे, मजम्मतें बहुत हमने देख ली। क्या आपकी हुकूमत इमरान खान से डर जाएगी, कार्रवाई नहीं कर पाएगी, जिस तरह आपने भी पहले कहा था? मुझे थोड़ा सा गिला है जनरल साहब से कि जनरल साहब ने आधा सच बोला है। गुजारिश ये है
کہ دنیا جہان میں یہ چیز اب سب کو معلوم ہے کہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر جیتا گیا، اور اس انوکھے لاڈلے کو، پہلے یہ لاڈلا تھا، اب یہ انوکھا لاڈلا ہے، اس کو لایا گیا۔ چلیے آ ہی گیا تھا، ان کو بھی ایک تلخ تجربہ ہونا تھا، جو ٹیسٹ ٹیوب تجربے جنہوں نے کیے ہیں اس ملک میں وہ ان کے اب گلے پڑا ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ تمہیں نے درد دیا تمہیں دوا دینا، عمران خان کو اس وقت دعا کے علاوہ دوا کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ہی از اے فرسٹریٹڈ پرسن۔ آپ اس کا کچھ دوا تو وہ لیتے ہیں، نہیں کون سی دوائی کی بات کر رہے ہیں بخاری صاحب؟ وہ جو بھی دوائی یہ کہہ رہے ہیں وہ لیتے ہیں۔ یہ پھر کسی کی میڈیکل پرسنل میڈیکل ہسٹری ہو جائے گی نا بخاری صاحب، نہیں؟ آپ یہ دیکھیے غریدہ بی بی، یہ دیکھیے کہ یہ کو پہلی مرتبہ اس شخص نے یہ حرکت نہیں کی۔ آج سے چند ماہ پہلے اس نے کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اور پاکستان کی فوج جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیا گیا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر، جس کی بھی حکومت تھی، شاید میرے خیال چند ماہ کی بات ہے، سر آپ لوگوں کی حکومت تھی، سر آپ لوگوں کی، آپ کی ہی حکومت ہے۔ ہم کیوں کمپرومائز ہیں؟ شیخ مجیب الرحمان نے، اس نے کیا فوج کے خلاف ایسی باتیں کی تھیں؟ وہ تو ایک ڈیموکریٹک اپنا رائٹ مانگتا تھا، آپ نے اس کو غدار کہہ دیا۔ حالانکہ شیخ مجیب الرحمان، میں کوئی حمایت نہیں کر رہا اس کی، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، اور بخاری صاحب ول انڈورس می، he was a confident political worker of قائد اعظم in partition۔ اس نے تو فوج کو کوئی ایسی کوئی اوئی توئی نہیں کی، ایسی کوئی حدود کراس نہیں کی، اپنا آئینی حق مانگتا تھا۔ چلے وہ بھی ایک بحث طلب چیز ہے۔ بھئی یہاں تو یہ جوتوں سمیت گھس گیا ہے، اور یہ شخص جون سا ہے، اس کا ماضی بتاتا ہے کہ اس نے اس ملک کی نہ صرف معاشیات تباہ کی ہیں، اس نے اخلاقیات بھی تباہ کی ہیں۔ اوے تو ایک گالم گلوچ مجھے بتائیے، نہ کسی شریف آدمی کی عزت ان کی زبان سے محفوظ ہے۔ اور اگر اس کے باوجود ہم نے اپولوجیٹک یا لینینٹ ویو لینا ہے، ہم نے بھی ایز اے قوم تو تھی یہ، جس کو قائد اعظم نے ایک ہجوم کو قوم بنایا تھا، اور اس نے پھر اس قوم کو ایک ہجوم کی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تو ہم نے اس ملک کو پٹڑی پر لانا ہے، اور پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، وہ قانون جس کی آنکھوں پہ کالی پٹی بندی ہوتی ہے، کہتے ہیں قانون اندھا ہے، اندھا ہی ہونا چاہیے قانون کو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے قانون کو کہ وہ کبھی کبھی پٹی اٹھا کے ایک آنکھ سے دیکھ لے کسی کو۔ تو یہاں اگر انف از انف نہ ہو، اب حد سے باتیں بہت آگے چلی گئی ہیں۔ اب ایک ہی ادارہ آپ کا بچا تھا اور عدلیہ بچی ہوئی ہے، یہ اس پر بھی چڑھ دوڑا ہے، تو کیا پھر ہم اسے واز کرتے رہیں گے بلا کے کہ بیٹا نہیں، اچھی بات نہیں ہے، یہ نہ کرو، اپنے عادات بہتر کرو؟ نو 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 نو، ایسے ملک نہیں چلا کرتے۔ پاکستان اس وقت، اچھا آج یہ موصوف سکھر گئے ہیں، وہ بھی انڈر پریشر۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ جب سکھر ڈوب رہا تھا تم کہاں تھے؟ یہ جلسے کر رہے تھے۔ اور پھر مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک کلٹ ہے جس نے پاکستان کی سینٹ بجا دی ہے۔ یا لوگ 66% پروونس ہے پنجاب، اور پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے وہ بجائے سیلاب میں پانی میں اترنے کے، وہ جا کے گجرات میں کرسیاں گن رہا ہے، جلسے کے انتظامات کر رہا ہے۔ دیز آر دیئر پرائرٹیز۔ یہ تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک مذاق کر دیا۔ کرمانی صاحب سوری، جی بریک پر جانا ہے۔ میں ایک جملہ، آخری جملہ، اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو اتحادی حکومت ہے، اگر انہوں نے اور عدلیہ نے اگر اس شخص کو لگام نہ ڈالی، تو میری بات یاد رکھیے گا، پھر ہمارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ سر آپ بڑی زبردست، بڑی کھری باتیں کر رہے ہیں، اور آئی ٹوٹلی اپریشیٹ دیٹ، اینڈ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دا بک اسٹاپس ود دا گورنمنٹ، جو کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پہ مشتمل ہے۔ آصف کرمانی صاحب نے تو بالکل دبنگ انداز میں کہہ دیا کہ گورنمنٹ کو کمپرومائزڈ نہیں ہونا چاہیے، قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ کھوڑو صاحب کیا فرماتے ہیں، ان سے سوال کریں گے، اور سلیم بخاری صاحب کی کھری باتیں بھی سنیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی سینٹر نثار کھوڑو صاحب، حکومت آپ کی پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے، کیا کارروائی کریں گے؟ آپ لوگوں نے مذمت تو بہت کر دی، اب کل آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فیڈرل کیبنٹ کے سیشن میں ڈسکس ہوگا، آپ کی گورنمنٹ کچھ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا دم خم رکھتی ہے؟
देखें, करमानी साहब ने जो बोला दिल से बोला, बुखारी साहब ने बोला दिल से बोला। मैं आज यकीनन थोड़ा बहुत मुतमईन हूं कि हाँ ऐसी बातें हो रही हैं। हाँ, चैनल जो है इमरान खान से अब डरना उन्होंने छोड़ दिया है। अब कहने की जुर्रत पैदा हो रही कि जी हाँ, इमरान की बातों को, करतूतों को एक्सपोज करो, उसको इक्तदार दे दो, वो दूसरे किस्म का बंदा बन जाएगा। इक्तदार से निकालोगे तो अपने आप को वो कहेगा खतरनाक तरीन। अब खतरनाक तरीन जब कोई होता है तो किसी इदारे को नहीं देखता, किसी और चीज को नहीं देखता, अपनी हवस में अंधा हो जाता है। झिलाया हुआ, झिंझलाया हुआ पागलपने का इजहार अब इमरान खान का दूसरा नाम बन गया है। हुकूमत है, कानून देखे, अगर इन्फोर्स हो सकता है तो सीरियसली उस पर संजीदगी से काम करे। वली खान साहब को गद्दार कहा गया था, जिसका खानदान पाकिस्तान के लिए मरता रहा। ये बातें जो भी कह रहे हैं, मैं सबकी सलाम कर रहा हूं, करमानी साहब को, दूसरों को जो इस तरह से खुल के बात कर रहे हैं, जरा इनको सिखाओ तो सही कि भाई किस तरह से आपे में रहना चाहिए। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं दिखाते। वैसे भी तो आपको वो दे रहा है, बुरा बुरा कह रहा है। अगर किसी उसूली बात पे आप अटक जाते हो, टिक जाते हो, तो ठीक है, हम सबके सामने अपना कच्चा चिट्ठा पेश करेंगे कि इसने ये किया। ये हर तरफों अपने लिए तो खींचेगा, किसी और को मानेगा नहीं। मैं सिर्फ ये कह, लंबी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जो की जा सकती हैं इमरान खान की यू टर्न के बारे में, सब के बारे में। ये खुद इस क्या कहूं मैं, बस जिलाया हुआ है, बस फ्रस्ट्रेटेड है। इससे अलावा आप कुछ क्या कह सकते हैं इसे। ठीक है, खोड़ साहब का जवाब मुकम्मल हो गया। सलीम बुखारी साहब, आपका मैं लास्ट कमेंट देना चाहूंगी। जी खोड़ साहब, आपका जवाब मुकम्मल हो गया ना? मैं बुखारी साहब की तरफ जा रही हूँ। बुखारी साहब, आपके कोर्ट मार्शल वाली बात का तो जवाब दे दिया जान रजा खान साहब ने, लेकिन आज गवर्नमेंट ने, बुखारी साहब, आज गवर्नमेंट ने इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साबिक वजीर आजम रहे हैं, एक बड़ी सियासी जमात, पॉपुलर लीडर हैं, क्या वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं? क्योंकि पहले भी बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दे के देख लिया पाकिस्तान ने, क्या नतीजा उसका निकला था? देखिए, मैं समझता हूं कि उनको सिक्योरिटी रिस्क जो है इमरान खान साहब खुद कम बन रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जो विशियस सर्कल है वो उनको ज्यादा बना रहा है सिक्योरिटी रिस्क। जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे वो शहबाज गिल साहब थे, चाहे वो फयाजुल हसन चौहान थे, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हैं, चाहे वो शहजाद अकबर थे, इन लोगों ने मरवा दिया है। ये जो हलाशेरी दे दे के ना कि खान साहब बस आप तो कमाल हो गया जी, हिटलर भूल जाए आप तो जी, यू आर द मैन जी। एक ऐसा भी अहमक आदमी था, मैं नाम लेना नहीं चाहता उसका, आपको समझ आ जाएगी मैं किसका हवाला दे रहा हूं, जिसने कहा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा आदमी है ये इमरान खान। ना उसको माजल्ला रसूल या अंबिया याद रहे, ना उनको खुलफाए राशिदीन याद रहे। उनका ख्याल है अल्लाह के बाद सबसे बड़ा वो है। ये है वो लोग जिन्होंने इस इमरान खान को ये इमरान खान बनाया। इमरान खान को मैं 35 बरस से जानता हूँ। एक वक्त था जब हम फर्स्ट नेम बेसिस पर थे, अब तो खैर उनको याद भी नहीं होगा, इसलिए कि इक़्तिदार ने उनको बहुत कुछ भुला दिया तो हम भी भूल गए होंगे। लेकिन मैं ईमानदारी से ये समझता हूं कि उनके गिर्द जो विशेष सर्कल है, जब तक आप उसकी ठोका ठाकी नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि हर शाम बनी गला में बैठ के वो लोग सवाए इनको दाद और नाजायज गैर जरूरी दाद दे दे के इसको खड़ा कर रहे हैं और अपने मकसद निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी तबाही की बात है। जब तक आप फितने के इर्द गिर्द फितनों को नहीं पकड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, लेकिन बड़ी जबरदस्त डिबेट रही, बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल के सामने आए। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जान रजा मोहम्मद खान साहब, सेंटर आसिफ किरमानी साहब और सेंटर निसार खोड़ो साहब। आज से टुमारो इंशाल्लाह, कल 6 सितंबर है, यौम दिफा, यौम शोहदा, उसके हवाले से प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।